तो देखो क्या होगा इसमें, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, मैं लिख देता हूँ इसको, शायद 2 kg का है ये, और दूसरा ब्लॉक अपन 3 kg का ले लेते हैं। इसमें म्यू एस आपको गिवन है एंड म्यू के गिवन है। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू है 0.5 और म्यू के की वैल्यू 0.3। दूसरा यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू मान लीजिए गिवन है आपको 0.4 और म्यू के की वैल्यू गिवन है आपको 0.3। देखो इसमें एक बात ये होती है कि म्यू एस की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू के से होती है ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में, और कभी कभी क्या होता है सिर्फ म्यू गिवन होता है। तो इस म्यू का मतलब ये होता है कि आपको जब म्यू के की जरूरत हो तब भी आप उसी को रखिए, और जब म्यू एस की जरूरत हो तब भी उसी को आप रखिए। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा रहेगा। अभी मान लो अपन लोग इस पे फोर्स अगर लगाएं, ठीक है ना, तो फिर किस तरीके से फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, अपन को जरा देखना है इसको। ठीक है ना, तो यहाँ का अगर फ्रिक्शन को मैं F1 बोलूंगा और इस तरफ के फ्रिक्शन को F2 बोलूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर मैं F की वैल्यू इसमें सपोज 2 न्यूटन हो, ठीक है ना, तो अपन को F1 बताना है, F1 क्या आएगा, साथ में F2 बताना है अपन को, F2 क्या आएगा। और स्ट्रिंग में अगर टेंशन कोई है तो इस टेंशन की वैल्यू भी अपन को चाहिए, मतलब टीबी निकालना होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन मैं इसमें ले लेता हूं कि मान लीजिए F की वैल्यू आपने अप्लाई करी इसमें 20 न्यूटन की। ठीक है, बल्कि थोड़ा ज्यादा हो गया 20 से, अभी पहले मैं 10 ही लिख दूं, 10 न्यूटन। तो अपन को F1 चाहिए क्या होगा, F2 चाहिए क्या होगा, एंड टेंशन इसकी वैल्यू क्या होगी अपन को कैलकुलेट करनी है। और एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ इसमें, अगर मान लीजिए मैं 50 न्यूटन ले लूंगा तो F1 कितना होगा, ठीक है, F2 क्या होगा एंड टेंशन क्या होगा, इसे कैलकुलेट करना है। चलिए ठीक है, तो अभी आप सिर्फ देखिए मेरे को कि मैं कर कैसे रहा हूँ, देन आप अपने से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करिएगा। अभी फिलहाल तो रुकिए, ठीक है। तो जैसे मैंने ये बोला कि अपन के पास दो ब्लॉक हैं, है ना, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और अपन को फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहला काम आप किया करिए, यहाँ पे एफ मैक्स निकाल दीजिए, यहाँ का कितना आएगा, और एज वेल एज यहाँ का भी एफ मैक्स क्या आएगा वो निकालिए। आप जानते हैं एफ मैक्स की वैल्यू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन होती है। ठीक है ना, तो आप ऐसा सोचिए म्यू एस कितना है 0.5, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना होगा, तो अपन लोग कहेंगे वेट के इक्वल होगा। वेट है कितना, तो आप कहोगे और 2g, क्योंकि ये ब्लॉक है कितने का, 2 kg का है, तो 2 × 10 होगा, 2g 10 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई 10 न्यूटन की। ठीक है, चलिए फिर जरा देखिए एफ मैक्स अगर सेकेंड वाले ब्लॉक के लिए अपन लोग निकालें तो आप कहोगे म्यू एस इंटू एन, यहाँ पे भी लिखना होगा। म्यू एस की वैल्यू है कितनी, इधर 0.4 है, और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो क्योंकि ये 3 kg का ब्लॉक है तो 30 आएगा। ठीक है ना, 3g दैट मीन्स 30, तो ये आ गया 12 न्यूटन। ठीक, अच्छा अब अपन लोग जरा देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन ये था, आपने फोर्स की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करी 2 न्यूटन। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे 2 न्यूटन लगा फोर्स, ठीक है, तो सबसे पहले पिक्चर में इसमें आएगा फ्रिक्शन जो इस ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगा। तो अपन लोग बोलेंगे ये तो एडजस्टेबल फोर्स होता है, और अगर आपको बहुत कम फोर्स यहाँ पे लगाया आपने तो फ्रिक्शन 2 न्यूटन का यहाँ पे लग के ब्लॉक को रोक लेगा। और जब फ्रिक्शन ही रोक लेगा तो इसमें कोई टेंशन आएगा नहीं, और अगर कोई टेंशन नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे तो ये ब्लॉक आगे तो जाने ही वाला नहीं है, टी की वैल्यू यहाँ 0 दिख रही है, तो इधर कोई फ्रिक्शन आएगा नहीं। ठीक है, F2 की वैल्यू 0 होगी, तो मेरा आंसर क्या होगा, F1 की वैल्यू 2 न्यूटन एंड F2 की वैल्यू 0 एज वेल एज टेंशन 0। क्या ये क्लियर हुआ आपको, बताइए। नहीं सर, वापस बताओ। अरे देखो इसमें क्या है, जैसे आपने अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो सबसे पहले फ्रिक्शन आएगा, इस जो भी एक्सटर्नल फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन आएगा कि हम नहीं चलने देंगे। ठीक है, तो F1 आएगा यहाँ पे, बात क्लियर है ना भाई, ये वाला जो 2 हाँ। kg वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग सकता है वो आएगा, कितना आएगा,
तो अपन लोग कहेंगे मैक्सिमम तो आ सकता है 10 न्यूटन। मैक्सिमम कितना आ सकता है? 10 न्यूटन का। बट क्या रिक्वायरमेंट है? तो आप कहोगे नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अभी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कितना आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में? सिर्फ 2 न्यूटन का। क्लियर है बेटा? हाँ सर। तो अगर इस फ्रिक्शन ने ही ब्लॉक को रोक लिया तो फिर टेंशन की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई। टेंशन इसमें आता, अगर फ्रिक्शन रोक नहीं पाता तो टेंशन आता, बट अब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो अपन लोग कहेंगे टेंशन जीरो होगा। ठीक है। और अगर टेंशन जीरो हो गया तो अपन लोग बोलेंगे फिर इस वाले ब्लॉक पे तो कोई फोर्स ही नहीं है, और फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, F2 जीरो आएगा। क्या ये करेक्ट है बेटा? बोलिए। हाँ सर। सर एक बार फिर से। अरे ले, क्या नहीं समझ आया ये बताओ। सर मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। मतलब ऐसे तो पिछली क्लास में आई थी, ज्वाइन किया था पिछली क्लास। किया था सर, पर वो इशू था तो मतलब बार बार फोन हैंग हो रहा था तो वो ढंग से हुआ नहीं। ले, देखो क्या होता है ना बेटा, फ्रिक्शन जो होता है ना, वो एक आप समझ लो आपका कुछ एक ऐसा फोर्स होता है, ठीक है ना, जो एडजस्टेबल, मतलब क्या कि एक ब्लॉक है ना, इस पे आप फोर्स लगाओ तो पीछे की साइड में फ्रिक्शन आएगा इस फोर्स को लगाने से, मतलब इस ब्लॉक को मोशन में आने से रोकने के लिए, यही होता है। इसकी कोई सर। मैक्स वैल्यू होती है जिसको अपन लोग म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं। कितना लिखते हैं? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन लिखना ये तो पिछली क्लासेस में न्यूटन्स लॉज में ही सीखा था, ठीक है। हाँ सर। तो जरा देखो, मैंने यहाँ पे एफ मैक्स पहले कैलकुलेट करा तो एफ मैक्स की वैल्यू आपने देखी 10 न्यूटन आया ये, ठीक है। वैसे ही दूसरे ब्लॉक के लिए भी एफ मैक्स की वैल्यू जो अपन लोगों ने देखा तो ये 12 न्यूटन आया, पहले आप निकाल लीजिए इसको, ठीक है। फिर जरा देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस ब्लॉक पे मैं एफ फोर्स लगाऊंगा और अगर ये एफ बहुत ही छोटा है, सपोज ये वैल्यू मान लो जैसे यहाँ पे निकली हुई कितनी थी, 10 निकली थी, लेकिन आप जब फोर्स ही लगा रहे हैं सिर्फ 2 न्यूटन का, तो क्या एफ मैक्स यहाँ 10 न्यूटन आएगा? क्योंकि ये तो आएगा, कब आएगा? जब यहाँ फोर्स लगाओगे। तो भाई वो आएगा ही नहीं, वो कहेगा कि मेरे को जरूरत ही नहीं है, कितना वहां पे फ्रिक्शन आएगा? आप कहोगे सिर्फ 2 न्यूटन का। बात क्लियर? 2 न्यूटन लग जाएगा और ब्लॉक रुका रहेगा। समझ आया? हाँ सर। तो यही मैंने समझाया कि दरअसल जब यहाँ पे आप 2 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो जो फ्रिक्शन आएगा सिर्फ 2 न्यूटन का, फिर टेंशन आएगा ही नहीं, और टेंशन नहीं आएगा तो फिर इधर फ्रिक्शन नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? सागर बताओ, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन? सागर शानबाग, आवाज आ रही है आपको? अरे ओमकार सिंधे, तुम बताओ, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, अर्चिता अन्वी, आप लोग बताओ। हाँ सर, क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, और भी लोग बताओ भाई, मैं किससे किससे पूछूंगा। मयंक तुम बताओ। हाँ सर क्लियर है। अच्छा ठीक है। एक और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसमें वैल्यू फोर्स की बदल देता हूँ। मैं बदल के इसमें 12 न्यूटन कर देता हूँ, 10 की प्लेस पे 12 न्यूटन, ठीक है। अब इसको मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूँ। फिर सेकंड वाले में फोर्स की वैल्यू मेरी है 12 न्यूटन का, ठीक है। अच्छा, डायग्राम को फिर से एक बार बनाया जाए, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर रहेगा। जैसे देखो, यहां पे आपने फोर्स लगा दिया 12 न्यूटन, ठीक है। फ्रिक्शन कितना आ सकता था? तो अपन कहेंगे फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू यहाँ पे 10 न्यूटन थी, आपने 12 लगा दिया तो अब ये 10 तो लग ही जाएगा,
ठीक है, 10 न्यूटन लग जाएगा। लेकिन तब भी क्या ये ब्लॉक को रोक पा रहा होगा? आप कहोगे नहीं, नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया। तो अभी क्या आएगा? फिर टेंशन आएगा। कितना रिक्वायरमेंट है टेंशन का, आप जरा देखो, क्योंकि 10 अगर ये हो गया तो 2 न्यूटन की और रिक्वायरमेंट है, तभी तो टोटल 12 न्यूटन को बैलेंस हो 12 न्यूटन बैलेंस हो पाएगा। इतनी बात समझ आई क्या? बोलो बताओ बेटा, ये क्या है? 10 न्यूटन पूरा लग जाएगा और अभी भी ये रोक नहीं पाएगा, तो फिर टेंशन यहाँ पे आ जाएगा 2 न्यूटन का। ये बात समझ आई? तब ये रुक पाएगा। ठीक। अच्छा, अब यही वाला टेंशन जो 3 kg वाला ब्लॉक है, इस पे आगे की तरफ होगा। ठीक है। अच्छा, अगर इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लग गया तो फ्रिक्शन कितनी वैल्यू का आएगा? आप कहोगे फ्रिक्शन की वैल्यू अब आएगी 2 न्यूटन। कितना मैक्सिमम है यहाँ? 12 न्यूटन। लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है? आप कहोगे 2 न्यूटन की। तो कितना फ्रिक्शन आया? 2 न्यूटन। तो आपके आंसर क्या हो गए? F1 की वैल्यू है 10, F2 की वैल्यू है 2 एंड टेंशन कितना आया? 2 न्यूटन। करेक्ट है बेटा? हाँ सर जो सर। मतलब F1 की वैल्यू आएगी वो म्यू F1 की के वैल्यू निकाल के आएगी नहीं नहीं नहीं, वो नहीं 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 नहीं, सुनो, अभी क्या ब्लॉक ये चलेंगे? तो आप कहोगे नहीं चलेंगे नहीं, जब तक एक्सटर्नल फोर्स दोनों फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा। मतलब 22 न्यूटन दोनों फ्रिक्शनल फोर्स हो रहे हैं ना, देखो इधर 12 और इस तरफ 10, ये जब दोनों लग जाएंगे है ना, तो 22 न्यूटन हो रहा है। जब तक आप इस पे फोर्स 22 न्यूटन नहीं लगाओगे, तब तक तो ये चलेंगे ही नहीं। ठीक ना? तो जब तक नहीं चलेंगे तब तक कौन सा फ्रिक्शन रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ही आएगा। ठीक है, समझ आया? हाँ सर। अच्छा ठीक है, आप इसे नोट कर रहे हो? नोट कर लो जरा, ये दोनों को नोट कर लो आप। सर तो इसमें म्यू के की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है ना? अभी नहीं है, फिलहाल अभी नहीं है। जब तक कि मोशन नहीं होगा, म्यू के की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नोट कर लीजिएगा, फिर बताइएगा मेरे को। नोट कर लिया? अच्छा, अब थर्ड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप इसका आंसर बताइएगा। मतलब ये 50 न्यूटन को भी मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग, की थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाया जाए। मैं यहाँ पे 20 न्यूटन कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप बताओ कि कितना कितना फ्रिक्शन किधर आएगा और क्या टेंशन आएगा। अगर आपने F को कर दिया 20 न्यूटन, तो बताओ F1 कितना आएगा? सर 10 न्यूटन। अच्छा ठीक है, F1 आया 10 न्यूटन। ठीक है, देन टेंशन 10 न्यूटन। ठीक है, करेक्ट। तो इस तरफ टेंशन आप इस पे दिखाओगे 10 न्यूटन का। फ्रिक्शन F2 F2 की क्या वैल्यू आएगी? सर उसकी भी 10 न्यूटन ही होगा। 10 10 न्यूटन। न्यूटन। अच्छा ठीक है, F2 भी आपका क्या आएगा? 10 न्यूटन ही आएगा। सर बट ये 22 न्यूटन से ज्यादा हो रहा है ना? नहीं, अभी कहाँ ज्यादा हो रहा है? हाँ सर। अभी दोनों मिल के 22 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो रहे ना। मतलब जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो भी अभी 20 न्यूटन ही है ना, इसलिए। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और छोटा सा मैं इसमें रख दूं, आप बताना आंसर क्या होगा। अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन फोर्थ बना देता हूं,
यहाँ पे अगर मैंने लगा दिया फोर्स 21 न्यूटन का, अभी जरा आप बताओ क्या क्या फ्रिक्शन आएगा और कितना टेंशन होगा। एफ की वैल्यू 21 न्यूटन कर दिया मैंने। F1 10 न्यूटन। F1 10 सर न्यूटन। हाँ बोलो F1 क्या आएगा। सर आपने बीच में टेंशन की लाइन नहीं बनाई है। ठीक है आप बनाओ ना भाई, टेंशन बनाओ। सर टेंशन सर 11 9 न्यूटन। न्यूटन। F1 कितना होगा पहले ये बताओ। 10 न्यूटन। F1 10 न्यूटन, ठीक है। टेंशन सर 9 न्यूटन। अरे 9 कैसे होगा बेटा। सर 11 10 न्यूटन। हाँ 11 न्यूटन होगा ना, दोनों ऐड होके इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक, देन अब इस पे मान लो टेंशन आगे की तरफ है 11 न्यूटन का। फ्रिक्शन F2 क्या आएगा। 11 न्यूटन। 11 न्यूटन करेक्ट है, ये आपका आंसर होगा। F1 10 न्यूटन, टेंशन 11 न्यूटन एंड F2 ऑल्सो 11 न्यूटन। ठीक, क्लियर बेटा। अब मैं एक ऐसा फोर्स लगा दे रहा हूं जो कि ग्रेटर देन मान लीजिए 22 न्यूटन हो जाए, तो फिर मतलब फिफ्थ में एक और मैं क्वेश्चन इसमें ले रहा हूं। इसमें मैं ये कह रहा हूं कि ये ब्लॉक्स तो हैं दोनों, इसमें जो फोर्स अपन लोग लगा रहे हैं इसकी वैल्यू सपोज 27 न्यूटन आपने कर दिया, ठीक है ना, 27 न्यूटन। तो अब जैसे ही ये 27 न्यूटन करोगे क्या होगा, या 30 कर लो, ठीक है ना, 27 क्या 30 न्यूटन कर लो, ठीक है। तो क्या होगा आप कहोगे अब तो ये ग्रेटर देन 22 न्यूटन हो गया, ठीक है ना, और जैसे ही ग्रेटर देन 22 न्यूटन होगा अब ब्लॉक मूव कर जाएंगे और यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा F1 और इसमें आएगा फ्रिक्शन एक कोई F2, लेकिन ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। आपको शायद ध्यान आ गया होगा कि जैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन होता कितना है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो दोनों के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। म्यू के की वैल्यू क्या थी इसके लिए आपकी थी 0.4 थी ना बेटा, नहीं 0.3 थी, और नॉर्मल रिएक्शन कितने का, तो ये 20 न्यूटन का, क्योंकि ब्लॉक है 2 kg का। तो यहां से आपके पास आ गया 6 न्यूटन, और इस वाले में म्यू के की वैल्यू शायद कुछ डिफरेंट दी थी मैंने, 0.3 दी थी और ब्लॉक है 3 का, तो 0.3 इंटू 3 kg दैट मीन्स 30 न्यूटन, तो ये 9 न्यूटन का FK2 आ गया, ठीक है। अच्छा ठीक बात है, अपन लोग कहेंगे अब तो ये मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन A होगा। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखोगे आप तो नेट फोर्स लिखना होगा, आप कहोगे कि F माइनस F1 माइनस F2, ये सिस्टम पे नेट फोर्स होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास लिखना होगा, ठीक है ना। ये न्यूटन्स लॉज में अपन लोग सीख चुके हैं ना, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स है 30, F1 की वैल्यू कितनी, तो अपन लोग बोलेंगे 6, F2 की वैल्यू कितनी 9, डिवाइडेड बाय टोटल मास। देखो टोटल मास की वैल्यू क्या दिख रही है अपन को, 2 + 3 5 हो गया, तो 9 6 15 हुआ, 30 माइनस 15 दैट मीन्स 15 डिवाइडेड बाय 5। आपका आंसर एक्सेलरेशन का कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अपन को टेंशन चाहिए है ना, किसी एक का FBD बनाना है आपको, FBD इस वाले का बना लीजिए, तो आप लिखोगे FBD में देखो टेंशन आगे की तरफ है, फ्रिक्शन F2 मतलब FK2 ये पीछे की साइड है, कितना 9 न्यूटन का, एक्सेलरेशन कितना है इसका, तो अपन लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T माइनस 9 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अपन को लिखना है, ये भी 9 आ गया, T की वैल्यू 18 न्यूटन आ जाएगी। क्या ये समझ आया आप लोगों को। सर वो F1 माइनस F2 क्यों किया, प्लस हो सकता है एक ही डायरेक्शन में। अरे भाई तो अगर मैं
ब्रैकेट लगाऊंगा तो F1 प्लस F2 होगा, लेकिन ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया है तो दोनों अपोज ही कर रहा है ना मोशन का। अरे ये समझ आया तुमको? नहीं आया? देखो तो ऐसे 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 में प्लस होता, देखो अभी समझ आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो वही चीज तो थी एक्चुअली में, वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ था, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो F माइनस F1 माइनस F2 बनेगा। सुमित, क्या तुमने ज्वाइन किया हुआ है क्या सुमित? क्या आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो चलिए ठीक बात है, ये तो हो गया आपका। टू ब्लॉक सिस्टम अगर है तो अपन लोग कैसे टेंशन देखेंगे, फ्रिक्शन कैसे देखेंगे, ठीक है। अब जरा देखो, होता है अपना ग्राफ बिटवीन, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स एंड एफ एक्सटर्नल, ठीक है ना। मतलब कैसे? तो जैसे मान लो कि अपन के पास एक ब्लॉक है और इस पे आप एफ फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स एफ, फ्रिक्शन इधर आ रहा होगा, तो फ्रिक्शन वर्सेस ये एफ का आपको ग्राफ बनाना होता है कि ग्राफ क्या होगा, ठीक है। आप सब पहले समझिए, थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। जैसे ये बताओ कि जब आप फोर्स लगाना स्टार्ट करते हो और फोर्स जीरो होता है तो फ्रिक्शन ये जीरो होता है, इतनी बात तो अपन को समझ में आई ही थी। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को जीरो रखोगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। आप थोड़ा सा फोर्स ले आओगे तो जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन पीछे आएगा और ब्लॉक नहीं चलेगा। इतनी बात तो समझ आ रही है आपको, ठीक है ना। और फोर्स ये बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचता है, तो पहुंचता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तक। जब तक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तक फोर्स नहीं पहुंचेगा ये ब्लॉक चलता नहीं है। इतनी बात तो क्लियर है ना सभी लोगों को? बताओ बेटा। हाँ सर। ठीक है, अच्छा चलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो कि इस तरफ मैं फोर्स और इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स का प्लॉट बना रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना ही फ्रिक्शन आएगा बिगिनिंग में। मतलब अगर मैंने ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो फ्रिक्शन भी कितना आया होगा, 10 न्यूटन का ही आया होगा। करेक्ट है, बोलिए। मतलब अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और जिसमें कि एंगल ये 45 डिग्री का होगा। ये ठीक है क्या, बोलो? हाँ सर। अच्छा ठीक। ये ऐसे करते करते अपने मैक्स वैल्यू को पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा फ्रिक्शन? आप कहोगे एफ मैक्स तक पहुंचेगा ये, ठीक है भाई। लेकिन एफ मैक्स पहुंचने के तुरंत बाद ही, जस्ट बाद क्या होगा, तो तुरंत बाद ये होता है ब्लॉक स्टार्ट कर देता है चलना। और जब स्टार्ट कर देता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू एफ के हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, बट वो थोड़ी कम रहती है। ये अपन लोगों ने क्वेश्चन में भी वैसे किया है, क्वेश्चन इस पे किया है अपन लोगों ने, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है ना आपको? कांस्टेंट हो जाएगा फ्रिक्शन, लेकिन वो थोड़ा सा कम रहेगा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से। मतलब कितना, एफ के इक्वल होगा। ये समझ आ गया होगा आप लोगों को? हाँ बोलिए सर। बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ होगा ये।
नोट कर लिया इसको बेटा? नहीं सर, एक मिनट। नोट करिए। हाँ सर, हुआ। हो गया? ठीक है। कुछ इसमें याद रखने वाले कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो आपको बताता हूँ। एक को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना? एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं जरा समझते हैं, है ना? और इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक? तो बेटा देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है कि अगर आप एक ब्लॉक है और इस पे फोर्स अप्लाई करो, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, और इधर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो वो अपने मैक्स वैल्यू को लग जाए, ठीक है ना? अपने मैक्स वैल्यू को लग जाए। नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है, ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक पे होता है, और नॉर्मल रिएक्शन और इस फ्रिक्शन का कोई रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो इस तरफ आता है, जिसको रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स अपन लोग बुलाते हैं। देखिए, बिगनिंग में, क्लास के बिगनिंग में अपन लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है? आपको सब याद है? बोलिए। हाँ सर। अच्छा, एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? तो अपन लोग बोलेंगे म्यू टाइम्स एन होता है। ये होता है ना, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पहुंच चुका है तो इसको बोलोगे म्यू टाइम्स एन। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बोला था कि कभी कभार अपन को म्यू एस एंड म्यू के ये डिफरेंट डिफरेंट नहीं दिया जाता, वो सिर्फ एक ही वैल्यू दे दी जाती है, म्यू, ठीक है ना? तो मान लीजिए इसमें म्यू गिवन आपको, ठीक है? आपको जब रिक्वायरमेंट होगी तो आप म्यू के की प्लेस पे भी इसे लिखेंगे, और जब रिक्वायरमेंट होगी तो म्यू एस की प्लेस पे भी इसको डालेंगे, ठीक है? चलिए, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन होता है रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो भी एंगल होता है, इसको अपन लोग बुलाते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना? तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन is defined as the angle between net contact force and normal reaction, ठीक है? अच्छा, ठीक। तो अब जरा देखो, अगर आपको फाई निकालना है, यही आपका क्या हुआ फिर? एंगल ऑफ फ्रिक्शन हुआ, ठीक है ना? यहाँ पे जो फाई मैंने डिनोट किया है, यही आपका क्या बना? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसमें अगर आपको tan फाई लिखना हो तो क्या आप ऐसे लिखोगे एफ मैक्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन ना? बताओ भाई, अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए तो आप कहोगे ये फोर्स डिवाइडेड बाय ये फोर्स। समझ आया ना? ऐसा अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में किए थे, ठीक है बेटा? हाँ सर। तो ठीक बात है, एफ मैक्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। एफ मैक्स क्या है? आप कहोगे म्यू टाइम्स एन, और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या? तो एन, और डिवीजन हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई? म्यू आ गई, tan फाई इक्वल टू, तो अपन के पास फाई आ गया tan इनवर्स म्यू, ठीक है? फाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी tan इनवर्स म्यू।
नोट कर लीजिए और नोट करके बताइए। डन सर। अच्छा, ठीक है। तो आप कहोगे इसकी रिक्वायरमेंट वैसे क्या है, तो मैं कहूंगा कि रिक्वायरमेंट इसकी होती है कभी कभार आपको फ्रिक्शनल कोफिशिएंट क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, ठीक है ना। वहां पे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की प्लेस पे आपको बोल दिया जाएगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन समथिंग है, मान लीजिए बोल दिया 37 डिग्री है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है 37 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको म्यू कैलकुलेट कराया जा सकता है, मतलब म्यू की वैल्यू आप निकाल लोगे कैसे, तो आप कहोगे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट म्यू जो होगा वो tan इनवर्स मतलब tan फाइव होता है, और फाइव की प्लेस पे आप क्या रख दीजिए 37 डिग्री। तो आपके पास म्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, tan 37, ये वैल्यू होता है 3/4, तो 3/4 कितना 0.75, म्यू की वैल्यू क्या आ गई 0.75, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इसके लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी जाती है कभी कभी, ठीक है, क्वेश्चन में। क्लियर है बेटा? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इसमें है एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ground and a block placed on it is given by 37 degree, ठीक है। If a horizontal force of 50 Newton is applied on block of mass 2 kg, find its acceleration, ठीक है ना। ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपन को चाहिए, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा है। ये ब्लॉक है 2 kg का, और इस पे 50 न्यूटन का आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई आपको गिवन था, फाई की वैल्यू थी 37 डिग्री। जरा अपन को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो मैं कहूंगा सबसे पहला काम ये होगा कि आप फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करिए, और फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कहोगे मेरे को म्यू की रिक्वायरमेंट होगी, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जरा निकाल लिया जाए, ठीक है। तो अपन को म्यू की वैल्यू पता होती है कि ये tan फाई के इक्वल होता है, tan 37 डिग्री, ठीक है। tan 37 दैट मीन्स 3/4, वैल्यू क्या हो गई 0.75 हो गई, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है अपन को पता है, ये म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और अगर ये ब्लॉक है 2 kg का, तो 2g इसमें मतलब वेट इसका डाउनवर्ड होगा, और नॉर्मल रिएक्शन 2g का ही आएगा, तो म्यू की वैल्यू 0.75, और यहाँ पे 2g नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। 0.75 इंटू 20 हो गया, तो जरा देखो ये कितना आएगा 15 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, ये होगा 15 न्यूटन, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन। किधर लेगा, आप कहोगे पीछे की साइड लेगा। अभी एक्सेलरेशन आपको बताना है, आप कहोगे नेट फोर्स देखा जाए डिवाइडेड बाय मास कर दिया जाए, नेट फोर्स क्या होगा F माइनस एफ डिवाइडेड बाय m। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मतलब फोर्स की वैल्यू है 15, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है आपकी 15 डिवाइडेड बाय 2 हुआ 35 डिवाइडेड बाय 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास 17.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ये?
हाँ सर। नोट करिए जरा। डन सर। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, करिएगा। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आपको सब वैसे भी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। फाई की वैल्यू मैंने दे दिया, मान लीजिए सपोज 30 डिग्री, ठीक है। फाई की वैल्यू है 30 डिग्री। एक ब्लॉक है जिसका मास है m की वैल्यू 10√3 kg, ठीक है। और इस पे आप हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई कर रहे हो 200 न्यूटन का। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। डायग्राम भी थोड़ा मैं बना देता हूँ, कुछ ऐसा है। बताइए। तो 10/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप कह रहे हो 10/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर 14.3 मीटर पर सेकंड। 14.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, दो आंसर आ गए, और भी आप लोग बताओ। Sir, I'm getting 10/√3 meter per second square. 10/√3। अच्छा ठीक है, देखते हैं। मयंक, आपका कोई आंसर आ रहा है क्या मयंक? अरे यार, तुम लोग कुछ कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, क्या करते हो यार? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। म्यू अपन को पता है, ये आता है tan फाई आपका, ठीक है। मतलब tan 30 डिग्री होगा। tan 30 डिग्री दैट मीन्स 1/√3 म्यू हो गया, ठीक है।
देन जरा देखो अपन लोग फिर निकालेंगे फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, म्यू अपन लोग लिख चुके 1/√3। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपको हो गया mg के ही इक्वल होगा ऐसे केस में, तो mg दैट मीन्स 10√3 इंटू जी हुआ √3 कैंसिल कराओ, फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास आ गई 100 न्यूटन। ठीक है, ये फ्रिक्शन हो गया। अभी एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना था, तो आपको हो गए नेट फोर्स देखते हैं, F माइनस एफ डिवाइडेड बाई मास कर दीजिए। F है आपका 200 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स है 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई मास, मास की वैल्यू अपन के पास है 10√3। तो देखिए 100 डिवाइडेड बाई 10√3, कैलकुलेट कर दीजिए इसको, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो 10 डिवाइडेड बाई √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है, करेक्ट। दिशा जावेरी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? यस। बेटा ऑफिस से मेरे पास कॉल आ रहा है ना, आप पहले जरा कॉल को आप मतलब अटेंड करो, आपके घर भी जा रहा होगा। ठीक है, तो देन मेरे को ये ऐसा बोला गया है कि आपको वेटिंग रूम में रख दिया जाए। ठीक है, तो आप बताओ मैं क्या करूं, वेटिंग रूम में रख दूं क्या? सर वो फीस के लिए कॉल आ रहा है, पापा ने बोला है वो भर देंगे करके। तो मतलब मैं अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप जितने भी लोग हो यार, इस मामले में थोड़ा सीरियस तो हो, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ना यार, उसकी अभी अपनी नीड होगी ना, तो आप इसके लिए सीरियस रहो। मैं अभी आपको नहीं वेटिंग रूम में रख रहा हूँ, लेकिन आप जरूर उस पर ध्यान दो, और सारे ही लोग, मतलब मैं पर्टिकुलरली सिर्फ आपसे ही नहीं बोल रहा हूँ, वो मैं सभी से कह रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस पे, मतलब ऐसे नहीं। अब मेरे को ऑफिस से आ रहा है कॉल कि आप उसको बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, बट फिलहाल मैं अभी फिलहाल इस क्लास के लिए आपको अलाउ कर रहा हूँ। ठीक, हाँ, तो जरा देखो कुछ और अपन लोग इसमें कंसेप्ट सीखते हैं, है ना। फ्रिक्शन में देखिए, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, है ना, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे मान लीजिए एक मास अपन लोग रख देते हैं। ठीक, एंगल है कोई ये सपोज 37 डिग्री का, और यहाँ पे फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है म्यू की वैल्यू अब मान लीजिए 0.2। ठीक, कुछ ऐसा है आपके पास, मास की वैल्यू है सपोज 10 kg। अपन से ये पूछा जाएगा कि अगर इस ब्लॉक को आप रख के यहाँ पे छोड़ दीजिए तो क्या इसका कोई एक्सेलरेशन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है ना, ये ब्लॉक क्या रेस्ट में होगा या फिर ये मूव कर रहा होगा, और अगर मूव कर रहा होगा तो इसका क्या एक्सेलरेशन है, ये अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक, जरा देखिए इसको पहले आप समझिए। मैं ये कहूंगा इस पे जो भी रियल फोर्सेज लग रहे हैं जरा उसको निकालो। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स, जैसे आप देखो इसका जो 10G होगा वो डाउनवर्ड होगा, बताओ बेटा। ठीक है ना, ये वेट जो होगा ये 10G डाउनवर्ड, एंगल 37 डिग्री है। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये अपन को पता है, एफबीडी बनाना अपन सीख चुके हैं। इस 10G के कंपोनेंट अपन लोग निकालेंगे, और देखो वो कैसे, तो आप कहोगे अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो इधर वाला 53 डिग्री होगा, और वापस ये 37 डिग्री फिर से बनेगा। ठीक है, तो 10G का जो इस तरफ कंपोनेंट आने वाला है वो 10G cos 37 होगा, और इस तरफ आएगा 10G का sin 37। ठीक है क्या, ये बात आपको समझ आ रही है? कंपोनेंट अब बना रहा हूं मैं, कंपोनेंट बनाना वैसे आप लोग सीखे हुए हैं कहाँ पे, तो वो न्यूटन्स लॉज में। ठीक है, तो चलिए 10G के कंपोनेंट अपन लोगों ने बना लिए। ठीक ना, अब जरा देखो एक फोर्स मेरे को इधर दिखा प्लेन के अलोंग,
ये कितना होगा आप जरा देख भी लो, 10G मतलब 100 और साइन 37 की वैल्यू क्या होती है 3/5 होती है, तो ये आ जाएगा आपका 60 न्यूटन। ठीक है, और जरा इसका भी निकाल लो आप, 10G cos 37, तो ये 100 इंटू cos 37 4/5 होगा और ये 80 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो अगर आप वर्टिक मतलब इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो n की वैल्यू आपको क्या दिखेगी 80 न्यूटन दिखेगी। चलिए ये तो बात ठीक है। एक फोर्स 60 न्यूटन का दिख रहा है जो कि ब्लॉक को मूव कराने की कोशिश करेगा अलोंग द प्लेन, ठीक है, नीचे की साइड, लेकिन जैसे ही ये कोशिश करेगा फ्रिक्शन आ जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, कितने मैग्नीट्यूड का अपन लोग बोलेंगे म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, म्यू की वैल्यू अपन के पास क्या है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है 80। ठीक, देखिए ये कितना आ गया, तो 16 न्यूटन आ गया। बताओ बेटा फ्रिक्शन कितना आया पीछे की साइड 16 न्यूटन। तो अपन लोग बोलेंगे कि जो पुलिंग फोर्स है वो 60 न्यूटन है और जो अपोजिंग मतलब फ्रिक्शन फोर्स है वो है 16 न्यूटन का। ये ब्लॉक चलेगा इस तरफ, एक्सेलरेशन ए होगा और ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 60 न्यूटन माइनस 16 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास लिखना चाहिए, और मास की वैल्यू कितनी है 10, तो इधर से आपके पास आ गया 54 डिवाइडेड बाय 10, 54 की 44 डिवाइडेड बाय 10, आपका आंसर आ गया 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। क्या ये समझ आया आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, और किसी को कंफ्यूजन हो पूछ भी लीजिए और नोट भी करिए इसको। डन सर। अच्छा ठीक है, नोट हो गया बेटा, सभी लोगों ने कर लिया क्या? हाँ सर। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन आप सिमिलर मैं दे रहा हूं, आप करिए। फिर से एंगल में 37 डिग्री ले रहा हूँ, और जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी cos 37 की वैल्यू 4/5 और sin 37 की वैल्यू 3/5 वो यूज करेगा। ठीक है, ये वैल्यू होती है, हालांकि आपको याद होनी चाहिए, मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो भी। मास है अगर सपोज 5 kg का, ठीक है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट यहाँ पे गिवन है 0.1 का। आपको इसमें बताना है कि अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है ना, एक ही वैल्यू इसमें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है,
एक सोल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है, बताइए। लाइन बाय लाइन, जैसा कि मैंने बताया, आपको सिखाया, चलिए आप वैसे ही, ठीक है, और आंसर बताइए। सर सर 7.2। 7.2। अच्छा ठीक है, और भी लोग बताओ, किसी का अगर डिफरेंट आ रहा है तो। ये 7.2 किसका था बेटा? सृष्टि आपने बताया था? यस सर। अच्छा ठीक है। जैनब तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है क्या कोई? जैनब, आवाज आ रही मेरी? सर मेरा 5.2 आ रहा है। 5.2। चलिए, दो आंसर आप लोगों ने निकाल लिए, अभी और देखते हैं किस। 7.2। अच्छा, अर्चिता आपका अभी 7.2 ही है। सागर शानबाग, आप बताओ। सागर, आवाज आ रही क्या मेरी? गजब हालत है यार, पता नहीं सब ये सब सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ सर। क्या आंसर है? सर मैं सॉल्व कर रहे हो अभी? हाँ सर। ठीक है, सर अच्छा। एक अमे, ही मिनट एंड पे हूँ। ठीक है ठीक है। अमे आप बताओ, तुम्हारा आंसर क्या है? सर ये सब आंसर है क्या आपने जो लिखा हुआ? ये अब इसमें से कोई एक आंसर है, पता नहीं वो कौन सा है। अच्छा, हाँ सर निकाल रहा हूँ। अच्छा, अभी कर रहे हो? सुमित,
मैं करूं, बताओ। चलो देखो, इसका वेट मींस 5G, ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे, ठीक है। अपन को पता है कि ये एंगल सर मुझे 53 आना है। 7.2 आ रहा है। ठीक है ठीक है, अब मैं चेक ही कर रहा हूँ। 5G का देखो इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा आपका 5G cos 37, दैट मीन्स 50 का cos 37। 50 का cos 37 आप जानते हो, ये वैल्यू आएगी 40, है ना। cos 37 वैल्यू आप रख लेना, कितना होता है 4/5, तो आंसर निकाल लेना, 40 आ जाएगा। इस तरफ आपका आएगा 5G का दूसरा कंपोनेंट 5G sin 37, और इसमें 5G दैट मीन्स 50 और sin 37 3/5 होता है, ये आपका 30 न्यूटन आ गया। ठीक है, अपन लोग बोलेंगे कि फ्रिक्शन, और अपन लोग कैलकुलेट करने क्या वैल्यू होगी। तो फ्रिक्शन का देखो वैल्यू बेटा होगा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं, म्यू की वैल्यू 0.1 और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अपन को दिख रही होगी 40, क्योंकि आप जरा देखो वर्टिकल का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इक्विलिब्रियम होगा, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 40 न्यूटन आ जाएगी। रख दीजिए 40, तो ये आपका आ गया फ्रिक्शन की वैल्यू 4 न्यूटन। ठीक है, अभी आपको एक्सेलरेशन देखना, एक्सेलरेशन की वैल्यू दिखेगी 30 न्यूटन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो 30 माइनस फ्रिक्शन है कितना 4 डिवाइडेड बाय मास 5, तो 36 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये वैल्यू आपकी कितनी बनेगी, हाँ 7.2 करेक्ट है। ठीक है, सर 36 डिवाइड बाय 5 कैसे हुआ? है अरे यार 26 ठीक है, वो 36 गलती से लिखा गया था, 26 डिवाइडेड बाय 5 करेक्ट। तो सर फिर आंसर 5.2 हो जाएगा। 5.2 हो जाएगा, अरे हाँ सर सही बात। 5 को आप वो करोगे तो क्या आंसर बदलेगा आप बेटा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 5.2। क्या गलती है सृष्टि, कैसे तुम्हारा आंसर ये आ रहा था 7.2, क्या गलती करी थी? Sir, instead of the final force, I calculated Newton. ओके, चलिए कोई नहीं। अर्चिता, तुमने क्या गलती करी थी भाई? सर गलती से 30 - 4 की जगह 40 - 4 किया था। अच्छा ठीक है, हाँ करेक्ट है। चलिए, आई होप आप सबने नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि आप हाँ हाफ सर, हो गया स्टेप ना। या मतलब लगभग सारे स्टेप आपने कर ही लिए होंगे, फाइनल आंसर बताने में आप बता नहीं रहे होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, क्योंकि आप डरते भी बहुत ज्यादा हैं कि पता नहीं गलत हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा तो यार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आप सब कुछ जानते ही और सही सही कैलकुलेट करते, तो आपको इस क्लास में आने की जरूरत तो होती ही नहीं। तो आप आते ही सीखने के लिए हो, और सीखने में गलतियां होनी है, और उसमें एक्सेप्ट करना चाहिए। करिए आप गलती, आप जितनी गलती चाहे उतनी कर सकते हैं। ठीक है, करिए तभी सीखेंगे, नहीं करेंगे गलती अगर करेंगे ही नहीं, आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है, थोड़ा और मैं इसमें एक टर्म होता है उसको मैं आपको बताता हूँ, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, जैसे अभी एक टर्म मैंने आपको सिखाया एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, वैसे ये टर्म होता है एंगल ऑफ रिपोज। देखिए क्या होता है ये। तो जैसे मान लो कि अगर अपन लोगों ने कोई इंक्लाइंड प्लेन लिया है ना, एंगल सपोज थीटा है, और इस पे एक ब्लॉक रख रहा है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक कोई ब्लॉक रख रहा है। ठीक है, तो अभी अपन लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया, इसमें ऐसा दिख रहा था कि ये ब्लॉक एक्सेलरेट हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे उसमें मोशन स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक ना, नीचे की तरफ वो गिरने लग रहा है। ठीक, अगर अपन लोग एंगल थोड़ा कम करें, जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में अगर मैं एंगल को थोड़ा कम कर दूं, तो आप कहोगे फिर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना,
फ्रिक्शन की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, फिर ये पॉसिबल है कि ब्लॉक मूव नहीं करे। ठीक है, बात करेक्ट है। मैंने ये बोला कि एंगल को थोड़ा सा आप कम करोगे, मतलब इंक्लिनेशन की वैल्यू थोड़ी सी कम करोगे अगर, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका ब्लॉक मूव नहीं करे, कोई एक्सेलरेशन नहीं आए। ठीक है ना। इसको मैं दूसरे तरीके से अब आपको बोल रहा हूं, इसको सुनिएगा कि मैं फिर से क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास ये लिबर्टी होती कि ये इंक्लाइंड प्लेन को मैं रोटेट कर सकता ऐसे करके, है ना, चाहे इस साइड में और चाहे इस साइड में, तो ये इंक्लाइंड प्लेन पहले ऐसे होता, आप ब्लॉक रखे होते तो कहते तो ये ब्लॉक तो चलेगा ही नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे आपने रख दिया। फिर आप कहते कि थोड़ा सा अगर एंगल ले आया गया, ऐसे ये ब्लॉक हो गया, तो पॉसिबल ये कि ये रुका रहता, इस पे मूव नहीं करता। थोड़ा इंक्लिनेशन और ज्यादा आप कर देते, ठीक है, सपोज ऐसा कर देते, ठीक है ना। तो अगर आप इंक्लिनेशन कुछ ऐसा कर दोगे, ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे ये वाला एंगल अटेन हुआ, आपने किया ये वाला एंगल, ये ब्लॉक अभी जस्ट चलना स्टार्ट हो जाए। मतलब इधर जो mg साइन थीटा है वो अपने फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको आप म्यू mg cos थीटा लिख रहे हो, ठीक है ना भाई, कहीं न कहीं लिख तो वही रहे हो आप, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या था, mg cos थीटा था, उसके इक्वल होने लगे। ठीक ना, ये दोनों के दोनों इक्वल होने लगे, और जैसे ही इक्वल हो जाएगा, इससे हल्का सा इंक्लिनेशन और अगर ज्यादा कर दोगे तो कहोगे ये तो फिर चलना स्टार्ट कर जाएगा, जैसे कि पुराने वाले केसेस थे। ये बात समझ आई आपको? बोलो बेटा। हाँ सर। सर मतलब इसमें थीटा मैक्स होगा ना? हाँ, आप कह सकते हैं वो थीटा मैक्स, जिसपे कि ये ब्लॉक मोशन करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ सर। इसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बुलाते हैं। अभी क्लियर हुआ? वो मैक्सिमम एंगल इंक्लिनेशन का, जिस एंगल पे आपका ब्लॉक रेस्ट में नहीं रहेगा, ठीक है, रेस्ट में नहीं होगा, वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, चलिए ठीक बात है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बता रहा हूं, ये डेफिनेशन क्या बनेगी एंगल ऑफ रिपोज की। इट इज द एंगल ऑफ inclined from horizontal at which a block placed on it just starts sliding। ठीक है, ये जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट कर जाए। ठीक बात है। तो चलिए वो मान लीजिए, मैंने एंगल मान लिया थीटा, और इस तरफ जो फोर्स आता है वो कितना आता है आपको पता है अच्छे तरीके से, mg साइन थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा, तो आप कहोगे ये म्यू mg cos थीटा आएगा। और जैसे ये चलना स्टार्ट करेगा, अगर जस्ट चलना स्टार्ट कर रहा है, तो अपन लोग बोलेंगे ठीक बात है, इसमें mg साइन थीटा जो हुआ है वो इक्वल हो गया है आपका म्यू mg cos थीटा के। ठीक, देखो mg तो दोनों साइड में कैंसिल हो गया, tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई म्यू, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स म्यू। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे क्या दिख रहा है, tan इनवर्स म्यू दिख रहा है। आप कहोगे फिर इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, मतलब एंगल ऑफ रिपोज पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या थी? मैं कहूंगा फिर से इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक टेक्निक है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
क्या नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। ठीक। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। A block is placed on an inclined plane of inclination ऐसा अपन लोग मान लेते हैं 37 डिग्री। ठीक है, ठीक है। If angle of repose is 30 degree, a force of 100 Newton is applied on the block of mass, मान लीजिए मास की वैल्यू मैं 2 kg ले लेता हूं। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे दो एंगल गिवन है। ठीक है, एक तो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन के लिए गिवन है। ठीक है, ये तो कितने का है 37 डिग्री। दूसरा बोला गया एंगल ऑफ रिपोज है 30 डिग्री। ठीक है ना, तो अगर एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री है तो आप यहाँ से म्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है ना, जो एंगल ऑफ रिपोज थीटा गिवन है 30 डिग्री, यहाँ से आप म्यू कैलकुलेट करोगे। म्यू की वैल्यू क्या आएगी, अपन लोग बोलेंगे tan थीटा, tan 30 डिग्री। ठीक बात है, तो tan 30 वैसे क्या होता है 1/√3। म्यू की वैल्यू आ गई, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई आपके पास। देखो इस पे फोर्स जो लग रहा है ये लग रहा है 100 न्यूटन का। अभी आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो क्या कैलकुलेट कर लोगे क्या, बताओ। मैं करूं क्या, बोलो। है वैसे आसान, जैसे अभी पुराने सवाल किए हो ना वैसे ही होना है। जैसे मैं कहूंगा 2g डाउनवर्ड है ना, 2g का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 2g cos 37 का। ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 16 न्यूटन आ जाएगा, है ना। और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा 2g sin 37, और इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 12 न्यूटन का। ठीक है, आप कहोगे कि 100 न्यूटन का फोर्स अगर ऊपर की तरफ लगाया गया है और पीछे की साइड 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन भी पीछे आएगा अपोज करने के लिए। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी तो अपन लोग बोलेंगे म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। म्यू की वैल्यू 1/√3 और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 16 न्यूटन। ठीक है, तो आ गया 16 डिवाइडेड बाई √3। अभी आपको एक्सेलरेशन बताना था तो आप कहोगे F माइनस फ्रिक्शन और माइनस ये जो 12 न्यूटन है डिवाइडेड बाई मास कर दिया जाए।
फोर्स है 100, फ्रिक्शनल फोर्स 16/√3 -12 डिवाइडेड बाय मास 2 kg। तो इसको ऐसे लिख दो 50 - 8/√3 -6, ये वैल्यू आ गई आपकी कितने 44 - 8/√3। ऐसे भी छोड़ सकते हो मीटर/सेकंड², ये एक्सेलरेशन है। बताओ बेटा, क्लियर है ये? Yes, sir. नोट कर लीजिए। डांस अच्छा, नोट हो गया? हाँ सर। चलिए ठीक है। तो चलिए ठीक बात है, बस आज के लिए इतना ही है ना। एक क्लास और होगी इसमें, 2 ब्लॉक सिस्टम अपन लोग पढ़ेंगे इसमें, देन ओवर हो जाएगा फ्रिक्शन आपका। तो क्वेश्चन करिए और पूछिए, ठीक है? हाँ सर। चलिए ठीक है, थैंक यू आज के लिए। सर थैंक यू सर। बोलिए। सर आपका बैच 2 के साथ कब होगा लेक्चर? सर बैच हमारा पुराना कंटिन्यू कब करेंगे? वो तो बस थोड़ा सा बचा है बेटा, 2-3 क्लास लगनी है, उसे कर लेंगे। रिलेटिव मोशन बचा है ना सर? हाँ सर। हाँ तो बस ठीक है, उसे कर लिया जाएगा। अभी उसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं एक्चुअली में, ऐसा नहीं कि उसको नहीं पढ़ने से आपका कुछ भी इधर रुकने वाला है ना, ऐसा हाँ कुछ नहीं है। पढ़ लेंगे उसको। ठीक है सर। ठीक, बाय सर। बाय बेटा, बाय, गुड नाइट।